हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसके अंदर हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई हाइपरटेंशन क्या है। देखिए, बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं ब्लड प्रेशर, कि भाई हाई बीपी है यानी हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर मेडिकल के आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे कि भाई हाइपरटेंशन है। ठीक है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब भाई इसमें होता क्या है? इसमें हमारा जो बॉडी है उसके अंदर आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये ब्लड का क्या होता है? ब्लड का फ्लो आर्टरीज में तेज हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब देखिए, ब्लड प्रेशर सबसे पहले हम जाने कि क्या है। ब्लड प्रेशर है कि भाई आर्टरीज के अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या करता है? वो आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर यानी आर्टरीज की दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाता है। फ्लो करेगा तो प्रेशर लगाएगा। ठीक है, उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन बनी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड फ्लो ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इतना हम समझ गए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हाइपरटेंशन क्या है। यहां पर क्या है? हाइपरटेंशन इज अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन, लंबे समय तक चलने वाली मेडिकल कंडीशन है, इन विच ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज रिमेन्स परसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल। ये क्या बोल रहा है भाई? लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है क्या? हाइपरटेंशन। इसमें आर्टरीज के अंदर फ्लो करने वाले ब्लड का प्रेशर परसिस्टेंटली हाई रहता है, मतलब ज्यादातर हाई रहता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लीडिंग रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, प्रीमेच्योर डेथ। ये बोल रहा है ये मुख्य कारणों में से एक है। किसके? हार्ट डिसीजेस के, स्ट्रोक के, किडनी फेलियर के, प्रीमेच्योर डेथ के। प्रीमेच्योर डेथ यानी समय से पहले मृत्यु के। अब देखिए, ये बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हार्ट अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, इसका मतलब क्या है भाई? आर्टरीज के अंदर ब्लड तेजी से फ्लो कर रहा है, तभी क्या हो गया? तभी आर्टरीज की वॉल्स पर वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, अब प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हार्ट ज्यादा तेजी से बीट कर रहा है। ठीक है, तभी तो ब्लड का फ्लो क्या है? तेज हुआ, ज्यादा तेजी से भी बीट कर रहा है और ज्यादा फोर्सफुली भी बीट कर रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? अगर देखिए, हम कोई भी चीज करते वक्त ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है भाई? हम थक जाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको 200 मीटर चलकर जाना है तो आप आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप 200 मीटर स्प्रिंट करते हुए जाइए तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा वो। वैसे ही हार्ट के लिए है कि भाई नॉर्मली हार्ट काम करता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी दवाइयों के कारण या हेल्थ कंडीशन के कारण ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है तो हार्ट भी जल्दी जल्दी बीट करेगा और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा। तो इससे जो हार्ट मसल है उसकी शेप चेंज हो सकती है। अगर उसकी शेप चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? परमानेंट डिफेक्ट आ सकता है हार्ट में। उससे क्या होगा? उससे हार्ट अटैक आ सकता है, उससे एरिथमिया हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उससे हो सकती हैं। तो आगे अगर हम देखें भाई, ब्लड प्रेशर हमने अपने जीवन में नपाया हुआ है, एक आध बार तो नपाया हुआ ही है। कैसे रीडिंग आती है उसकी? भाई एवरेज रीडिंग उसकी देते हैं 120/80 mmHg। ठीक है, इसका क्या मतलब है? 120/80 mmHg। mmHg होता है प्रेशर की यूनिट, समझ गए? 120/80। देखिए, ब्लड प्रेशर को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है सिस्टोल, यानी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिस्टोल अपॉन डायस्टोल, डायस्टोल। ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। अब भाई सिस्टोल क्या है? सिस्टोल है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होएगा, हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और क्या करेगा? ब्लड को आर्टरीज के अंदर पंप करेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, जो एवरेज तौर पर हम गिनते हैं, मानते हैं उसको 120। ठीक है, डायस्टोल क्या होता है? जब हार्ट रिलैक्स होता है और उसके अंदर आके ब्लड भरता है ताकि उसको पंप किया जा सके, उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। तो ये जनरली होता है 80।
ठीक है, ये हम मान चुके हैं। सिस्टोल इज टू डायस्टोल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। अब क्या होता है भाई, मेडिकेशंस चलती हैं, हार्ट कंडीशंस हो जाती हैं, उससे क्या होता है, जेनेटिक भी हो सकता है किसी में, उससे ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर हाई होने के कुछ ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं भाई, नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज 1, स्टेज 2 हाइपरटेंशन और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये सारा हमको बताया हुआ है कि भाई कितनी रीडिंग अगर मशीन शो करेगी तो उसको हम कैसे गिनेंगे। देखिए, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन, देखिए रीडिंग दे रखी है। सिस्टोलिक वाली कितनी बोली है, 130 से लेके 139 तक रेंज दी है, और डायस्टोलिक की 80 से 89 तक रेंज दी है। स्टेज 2 में क्या है, 140 से इक्वल, 140 के इक्वल या उससे ऊपर हो जाए, और डायस्टोलिक वाला 90 के बराबर या उससे ऊपर हो जाए तो उसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलेंगे। लेकिन अब 180, सिस्टोलिक वाला 180 mmHg के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए, और डायस्टोलिक वाला 120 या उसके बराबर या उससे ज्यादा हो जाए, तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलेंगे। फेटल कंडीशन है। इसमें क्या हो गया, इसमें बहुत दिक्कत की बात है और पेशेंट को इमीडिएट केयर चाहिए, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, पहला तो है प्राइमरी हाइपरटेंशन। क्या होता है भाई, 90 से 95% केसेस प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही होते हैं, कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं है, मतलब अभी तक हम कारण नहीं जान पाए इसमें। डेवलप ग्रेजुअली ओवर मेनी ईयर्स, अब देखिए लंबे समय से क्या होता है, ये डेवलप होती है चीज। अब अगर आप बात करें क्या भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक शरीर सही चल रहा है तो यह ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। भाई मसालेदार खाना खाना, ज्यादा तेल वाला खाना खाना, ज्यादा ट्रांस फैट वाला खाना खाना, उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ज्यादा सॉल्ट खाना, सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम हम जानते हैं क्या काम करता है, एक्शन पोटेंशियल का काम करता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराने का काम करता है। अब एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट होगी तो हार्ट मसल क्या है, हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, तो इसीलिए ज्यादा सोडियम खाने से क्या होता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। तभी बोलते हैं जिनको हार्ट अटैक आया है या हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी है उनको, तो क्या करना है उसमें, उसमें हमको सोडियम का क्या करना है, सोडियम की इनटेक है जो वो कम करनी है, ठीक है। साथ ही कैल्शियम, कैल्शियम का हम क्या जानते हैं भाई, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। अब ब्लड प्रेशर में भी क्या दिक्कत है भाई, हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और अगर उस व्यक्ति को हम कैल्शियम आयन सी दे देंगे तो उससे क्या होगा, उसको तो और दिक्कत बढ़ जाएगी। इसीलिए कैल्शियम वाली दवाइयों से भी क्या हो सकता है, मतलब वो दवाइयां जो कैल्शियम चैनल्स ओपन कर देती हैं, उससे क्या हो सकता है भाई, उससे हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे कारण बन सकते हैं। एक साथ बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं कभी, तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है। खैर वो टेम्परेरी चीज है, तो वो नॉर्मल भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन जिनमें ऑलरेडी हार्ट डिफॉर्म हो चुका है, डिफॉर्मिटी आ चुकी है हार्ट के अंदर, तो उनको बड़ा ध्यान रख के करना होता है। एक्सरसाइज अगर नहीं करते, ठीक है, जैसे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे रनिंग, स्प्रिंटिंग, ठीक है, रोप स्किपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, तो अगर इन सब में हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो उससे क्या हो सकता है, ऐसी बीमारियां कम हो सकती हैं, ठीक है, चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखें कैसा होता है, कॉज्ड बाय एन अंडरलाइंग डिसीज। प्राइमरी वाले का कोई कारण नहीं है भाई, प्राइमरी हाइपरटेंशन पता नहीं किस कारण से हो गई, ठीक है, पर क्या है, डाइट मेंटेन करके चलें और एक्सरसाइज भी प्रॉपर करें तो उससे बच सकते हैं। पर प्राइमरी वाले में एक्चुअल कोई कारण हमको नहीं पता। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में बताया कि भाई डिसीज हो सकती है, कोई पहले की डिसीज हो, ठीक है, या कोई मेडिकेशन हो, ठीक है ना, उसके कारण हो सकता है। जैसे कैल्शियम चैनल ओपनर्स की हमने बात करी। कॉमन कॉजेस, भाई किडनी डिसीज, ठीक है, किडनी डिसीज, अगर किडनी खराब है, ब्लड सही से फ्लो वो नहीं कर पाएगा, फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो दिक्कत है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या है भाई, हाइपरथायरॉयडिज्म तो हम जानते हैं भाई, थायराइड जो है हमारे बॉडी के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। चलिए, कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम क्या है, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कोर्टिसोल एक हार्मोन है, जब रिलीज होता है जब बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, तो कुशिंग सिंड्रोम में ज्यादा कोर्टिसोल होने के कारण बॉडी के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, स्टमक के अराउंड, बैक के अराउंड, ठीक है, ज्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है ये। तो उसके कारण क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन
हो सकती है, ठीक है। कोर्टिसोल और स्ट्रेस के अंदर तो हम सब जानते हैं कि भाई हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, बस यही बात है, ठीक है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या है भाई? स्लीप एपनिया, स्लीप का मतलब नींद, एपनिया का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। सोते समय अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्लीप एपनिया होता है, तो उनको क्या दिया जाता है रात में, जब वो बोला जाता है कि ना कि अब आप सोने लगे हैं, तो वो क्या करते हैं, फेस मास्क लगाते हैं। किससे जुड़ा होता है वो? ऑक्सीजन सिलेंडर से, ताकि उनको क्या रात में कमी ना आए। कुछ ड्रग्स जैसे एनएसएआईडी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इन सब से भी क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव में एस्ट्रोजन दिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन एनालॉग्स दिए जाते हैं जो कि नेचुरल हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। और कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं जैसे जो कि टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा नेचुरल वो है हार्मोन, ठीक है, वो वाले क्या लेते हैं, आर्टिफिशियल तौर पर भी वो ले लेते हैं, ठीक है, इंजेक्शंस के रूप में, टैबलेट्स के रूप में, ठीक है, ताकि मसल मास गेन कर सके। उससे भी क्या है, उससे भी हाइपरटेंशन का क्या हो सकता है? चांस ज्यादा हो सकता है, कैंसर का चांस बढ़ सकता है, ठीक है। और उससे क्या हो सकता है? स्टीरॉइड्स और लेने से, ऐसे स्टीरॉइड और लेने से जो ब्लड की जो वॉल्यूम है, वो उसमें ब्लड की वॉल्यूम नहीं, सॉरी, वॉल्यूम, जो ब्लड की डेंसिटी है वो क्या हो सकती है? वो ज्यादा हो सकती है। और ब्लड अगर ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो फ्लो होने में दिक्कत आएगी, और हो सकता है वो हार्ट में भी क्या कर दे? ब्लॉकेज पैदा कर दे, ठीक है। तो ये बहुत फेटल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब बात करी थी कि भाई हम ज्यादा फैटी डाइट खाते हैं, उससे भी हाइपरटेंशन हो सकता है। क्यों भाई? आर्टरीज के अंदर क्या होता है? आर्टरीज के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, ठीक है, जिसको प्लाक बोलते हैं, PLAQUE, ठीक है ना। आर्टरीज है, उसकी जो लेयर्स होती हैं, उसकी जो वो होती हैं, आर्टरीज की लेयर्स के बीच में क्या होता है? फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे मानते हैं हम कि भाई ये हमारी आर्टरीज है, देखें, जैसे जैसे देखिए ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरीज की ऐसे वॉल्स होती है ना, ये भी लेयर्ड वॉल्स है, ठीक है। अब यहां से क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करें, अगर कोई व्यक्ति, मतलब कोई पेशेंट ऐसा करे कि वो, या कोई हेल्दी पर्सन भी ऐसा करे, वो ट्रांसफैट वाली डाइट खाए, हाई सोडियम वाली डाइट खाए, ठीक है, ज्यादा घी तेल वाली डाइट खाए, उससे क्या होगा भाई? ये जो आर्टरी है, इसके बीच में क्या होगा? फैट्स जमना चालू होंगी, धीरे धीरे फैट जमना चालू होंगी, और ये लेयर ऐसे क्या जाएगी? फूल जाएगी, ठीक है। तो यहां क्या भर गया भाई? यहां भर गए हमारे फैट्स, फैट्स भर गए इधर। और अब हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई ये फैट्स इधर भर गए हैं, जो इससे क्या हुआ है? इससे ये जगह कैसी हो गई? नैरो हो गई। तो अब जब जगह नैरो हो गई है तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा? तेज हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक पाइप टैप से जोड़ दी और टैप ऑन करी, और उसका नॉर्मली पानी का प्रेशर है, लेकिन अब उसके आप माउथ को पिंच करें तो पानी का प्रेशर कैसा हो जाएगा? तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो पानी की उतनी आ रही है, पर जो निकलने का सरफेस है, निकलने वाला ओरिफाइस है जो, ठीक है, निकलने का जो छिद्र है, वो आपने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो वॉल्यूम जितनी आ रही है, निकलनी उतनी है, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर तेज हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है इसमें भी कि भाई ब्लड तो उतना ही आ रहा है, पर यहां पर ये नैरो हो गई है, तो क्या होगा? वॉल्यूम उतनी है, ब्लड उतना ही आ रहा है, तो ब्लड को निकलना भी उतना ही, सारी ब्लड निकलेगा, यहां पर ठहरेगा तो है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रेशर तेज हो जाएगा। बस इस चीज का हमको क्या करना है? ध्यान रखना है, यही थोड़ा समझने का था, ठीक है। आगे देखें। अब आगे हमारे क्या आ चुके हैं भाई? क्लासिफिकेशन आ चुका है। कौन सा क्लासिफिकेशन? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का क्लासिफिकेशन। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं भाई? ब्लॉक बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, रिड्यूसिंग हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट एंड रेनिन रिलीज। एग्जाम्पल दिए रखा है प्रोप्रेनोलोल। बात करी है बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की। ये एड्रीनर्जिक से हमको क्या याद आ रहा है भाई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम था? इमरजेंसी कंडीशन में काम करने का, ठीक है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरी है इसमें? नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भाई हार्ट बीट तेज होती थी, ठीक है, ब्लड प्रेशर तेज होता था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया? हमने बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर दे दिए, तो इन्होंने बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। कहां वाले?
हार्ट के ऊपर जो थे, मायोकार्डियम के ऊपर भी तो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, हमने पढ़ा है, उसको ये ब्लॉक कर दिया, ठीक है, जिससे क्या हो गया, हार्ट रेट कम हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, साथ ही रेनिन रिलीज भी कम हो जाएगा। अभी पहले बात करी थी कि भाई अगर हम पानी एक साथ ज्यादा पी लेते हैं तो क्या होता है, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। वही बोल रहे हैं, रेनिन क्या करता है, रेनिन अपना सोडियम का रिटेंशन करता है, मतलब सोडियम को बॉडी में रखने की कोशिश करता है, ठीक है। साथ ही सोडियम अगर बॉडी में रहेगा तो उसके साथ पानी भी रहेगा, पानी रहेगा तो ब्लड की वॉल्यूम भी बढ़ गई, सोडियम है तो वो क्या करेगा, हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंपल्स जनरेशन में उसका काम। यही सारी चीजें हैं जो हमने ब्लॉक कर दी, कैसे, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। कौन सा एजेंट यूज किया, प्रोप्रेनोलोल, उससे क्या हुआ, हार्ट रेट कंट्रोल हो गई। फिर अगर है एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम, ठीक है, एसीई इनहिबिटर्स इनहिबिट करते हैं कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, कॉजिंग वासोडाइलेशन एंड रिड्यूस्ड एल्डोस्टेरॉन सेक्रीशन। अब एल्डोस्टेरॉन क्या है, एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, ठीक है। ये क्या रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अब फिर वही बात, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, इन सबको ये कंट्रोल करेगा। और साथ ही हमने क्या दिया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या होता है भाई, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, उसका कन्वर्जन को हमने रोक लिया, ठीक है ना। क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद 3 और 4 ये इसके क्या है, फॉर्म्स और है। एंजियोटेंसिन 1 जब 2 में कन्वर्ट होता है तो उससे वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। वासो कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है भाई, आर्टरीज है वो क्या होंगी, वो उनका जो अंदर का जो छिद्र है वो और छोटा हो जाएगा, उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको वो नहीं करवाना, हम क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोक देंगे, कैसे, एसीई एंजाइम को इनहिबिट कराकर, जिससे वासोडाइलेशन हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन सेक्रीशन कम हो जाएगा। एग्जांपल दे रखे कैप्टोपिल, रेमिप्रिल, बस। आगे देखें, फिर है सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स, कौन से, सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, स्टिमुलेट क्या करते हैं, सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर्स को, जिससे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। एग्जांपल देखें, मिथाइल डोपा क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब डायरेक्ट वासोडाइलेटर्स आए हमारे लिस्ट में, अगला क्या है, ये डायरेक्टली रिलैक्स कर देते हैं आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल को, ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है, हम बात कर चुके हैं भाई, हार्ट से ब्रेन में ब्लड जाता है, अब ब्रेन है ऊपर, हार्ट है नीचे, अब ये काम कैसा हो गया, एंटी ग्रेविटी काम हो गया, ठीक है। तो हार्ट को क्या करना है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ाएगा जब हार्ट ब्लड को, तो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होगी, किसमें, ब्लड में और आर्टरीज की वॉल्स में, उसको बोलते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो डायरेक्ट वासोडाइलेटर नाम से ही पता चल रहा है, वासोडाइलेशन करवा देंगे, कैसे, आर्टरीज का जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स करवा देंगे, ठीक है, वासोडाइलेशन हो जाएगा। एग्जांपल है हाइड्रालाजीन हाइड्रोक्लोराइड। अब देखिए आगे आप बात, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम तो भाई है ही फेमस, क्या कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। क्या करते हैं ये, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स जो कि वैस्कुलर स्मूथ मसल में होते हैं, उसका क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाती। एग्जांपल निफेडिपिन, बस इतनी हमको ध्यान रखनी है। ऊपर बात करें, प्रोप्रेनोलोल नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है, बीटा वालों को ब्लॉक कर देगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट इस पे नहीं आ पाएंगे, और सिस्टम उसका इफेक्ट क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भाई हार्ट बीट तेज कराना, वासो कंस्ट्रिक्शन कराना, तो जब ब्लॉक कर दिया तो ये सब कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, तो प्रोपेनोलोल हमारे काम का है। फिर कैप्टोप्रिल आ चुका है, एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट, ठीक है ना। जितने भी देखिए प्रिल वाले हैं, प्रिल प्रिल जिनके एंड में आ रहा है वो क्या आएंगे, एसीई इनहिबिटर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। रेमिप्रिल क्या है, देखिए देखिए रेमिप्रिल बोल रहा है एक प्रो ड्रग है, ठीक है। एक इसके अंदर और आता है कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, और एक आता है हमारा इनालाप्रिल, ठीक है, ठीक है, इनालाप्रिल आता है, ठीक है, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, इनालाप्रिल, ठीक है। क्या है भाई, रेमिप्रिल प्रो ड्रग है जो कन्वर्ट होता है रेमिप्रिलेट में पहले, उसके बाद क्या है भाई,
फिर ये काम करता है, देखिए रेमिप्रिल जब बॉडी में लेंगे, लिवर उस पर काम करेगा, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा किसमें, रेमिप्रिलेट में। रेमिप्रिलेट एक्टिव फॉर्म है, वो एसीई इनहिबिटर के रूप में काम करती है, ये बात याद रखने की है। मिथाइल डोपा क्या है, सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, कन्वर्टेड इन द ब्रेन टू अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन which stimulates central alpha 2 adrenergic receptor. This reduces sympathetic nervous system outflow from the brain causing decreased heart rate, reduced cardiac output, ठीक है। आगे देखें क्लोनिडीन क्या है भाई, ये भी सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एंटागोनिस्ट है। अगला आता है हाइड्रालाजीन, डायरेक्ट वासोडाइलेटर है, ये हम सब जान गए, स्मूथ मसल होते हैं आर्टरीज के, उनको ये क्या कर देता है, उनको रिलैक्स कर देता है, समझ गए भाई। निफेडिपिन डाइहाइड्रोपाइरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एल टाइप कैल्शियम चैनल जो होते हैं उनको ये क्या करता है, ब्लॉक। ये लाइन याद रखने की है, ब्लॉक एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स इन वास्कुलर स्मूथ मसल, बस ये याद रखने की है चीज मेन, ठीक है, जिससे आर्टरियल वासोडाइलेशन हो जाता है। देखिए अब ये ड्रग्स दे रखे हैं और उनके आईयूपीएसी नाम और साथ ही कॉमन मार्केटेड प्रिपरेशन दे रखी है। देखिए हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए मेनली 4-5 तरीके ही हैं। मैं कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा, हमारी आर्टरीज के स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि कैल्शियम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। मैं सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करा दूं, ठीक है, या ऐसे हार्मोन्स को ब्लॉक कर दूं जो सोडियम को बॉडी में रखने का काम करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे हार्ट बीट हमारी कंट्रोल रह जाएगी, क्योंकि सोडियम अगर बॉडी में रहेगा तो वाटर भी रहेगा, तो दोनों क्या चीज है, दोनों हार्ट बीट बढ़ाने वाली चीज है, ठीक है ना। तो यही सारे कुछ हैं। या मैं उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दूं, ठीक है, जो काम करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, वासो कंस्ट्रिक्शन का, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। या मैं आर्टरीज के मसल्स को रिलैक्स करा दूं वासोडाइलेटर देकर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। ये देखिए और भी दे रखे हैं इसके सारे हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए स्ट्रक्चर आ चुका है हमारे सामने कैप्टोप्रिल का। देखिए कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात है नहीं। देखिए एक हमारे पास पेंटेन है, ठीक है, हिट्रो रिंग है पेंटेन की, जिसमें नाइट्रोजन हिट्रो एटम है, ठीक है। उसके बाद इसको तो आप पहचान ही चुके हैं भाई, क्या है ये, COOH ही है, ठीक है, COOH यानी हमारा एसिड है ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और क्या लिखा है, इसको भी पहचाना जा सकता है भाई, NC ये O है। बस ये हमने कहां तक बना लिया, हमने ये बना लिया है, देखिए हमने ये कर लिया है इसको यहां तक कंप्लीट, ठीक है ना। अब हमको देखना है केवल इसको, ये कोई ज्यादा दिक्कत तो दे नहीं रहा। क्या है भाई, यहां पर तो कार्बन ही है, ठीक है, एक बॉन्ड खींच के हमने वो कार्बन बना दिया। अब उससे क्या है, एक तरफ और C जुड़ा हुआ है और एक तरफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये रहा स्ट्रक्चर, ये देखिए ये रहा स्ट्रक्चर। अब इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। फटाफट वापस रिवाइज कर लेते हैं भाई। एक मैंने पेंटेन की रिंग बनाई जिसमें एक हिट्रो एटम मैंने नाइट्रोजन को रख दिया, चलिए ठीक है। ये मैं पहचानता हूं क्या है, पहचानता हूं मैं ये क्या भाई, COOH चाहिए, ये मैंने जोड़ दिया इस रिंग से COOH। आपने एक और देखा नीचे कार्बन से COO जुड़ा हुआ है, बॉन्ड खींच के COO बना दिया, यहां तक तो नक्की हो गया। अब अगला देखिए, यहां पर भी कार्बन है, फिर मैंने एक बॉन्ड खींच के C बनाया, एक लाइन खींच दी। अब ये अपने आप यहां अंडरस्टूड है कि यहां पर कार्बन है, ठीक है, और नीचे क्या है, SH। बस इतना हमको बनाना है, सिंपल यही स्ट्रक्चर है। इसमें देखकर रहा होगा, और बाकी स्ट्रक्चर इतना ही है, ये बनाए या वो बनाए बात एक ही है। अगला आ गया हमारा प्रोप्रेनोलोल। भाई ये देखिए एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है, प्रोप्रेनोलोल अच्छी बार कई बार ही पूछा गया है। अब देख लें भाई, सबसे पहले तो पहचान क्या पा रहे हैं हम, ठीक है,
हम क्या पहचान पा रहे हैं, 1 2 3। 3 का मतलब क्या होता है यूपीएससी में भाई, प्रॉप होता है, ये 3 हो गए प्रॉप। अब प्रोप्रेनोलोल तो नाम है, ठीक है ना। अब प्रोप्रेनोलोल LOL, लास्ट में OL आ रहा है तो OH भी होगा, ये भी हम सब समझ गए, ठीक है। अब आइए चलिए हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखिए इसको मैं जानता हूं, ठीक है, ये एक बेंजीन की रिंग है, उसके साथ क्या है, एक हमने क्या जोड़ी, एडजेसेंट और रिंग हमने उससे जोड़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारी बेंजीन है, ठीक है, इससे मैंने क्या किया, एक और स्ट्रक्चर ऐसा जोड़ रखा है जिसके अंदर में मैं गोला बना देता हूं। कोई बॉन्ड का ध्यान रखने की इतना जरूरत नहीं है, बीच में आप गोले बना सकते हैं रेजोनेंस बताने के लिए, समझ गए, ठीक है। ये हो गया, फिर हम क्या करेंगे, एक O हमने जोड़ दिया, फिर हमको याद आया प्रोपेनोलोल नाम है, फिर अब आप क्या करेंगे, फटाफट 3 कार्बन इससे जोड़ देंगे। जैसे देखिए 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, ये 3 कार्बन आपने इससे जोड़ दिए। फिर आपने ढूंढा सबसे बीच वाला कार्बन कौन सा है, मैं उस पे मेरे को लास्ट का ओल जोड़ना है, ओल, ये रहा बीचों बीच वाला, आपने ओल जोड़ दिया उससे अपना OH। ओल का मतलब क्या है, लास्ट में OH ही तो होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा भाई एक नाइट्रोजन भी था NH, ठीक है, नाइट्रोजन था, पर नाइट्रोजन से एक क्या जुड़ा हुआ है, Y, ये बना दिया मैंने मेरा Y, बस, ठीक है। इतना ही स्ट्रक्चर है, इतना ही क्या है स्ट्रक्चर। दो चिपकी हुई रिंग्स हैं, किसकी, बेंजीन की, आपस में चिपकी हुई है, ठीक है। फिर क्या, एक ऑक्सीजन है, फिर मेरे को प्रोपेन याद आया भाई, मैंने बना दिया 3 कार्बन, फिर मैंने कहा भाई ओल था मेरे लास्ट में, मैंने OH जोड़ दिया बीचों बीच वाले कार्बन पर, फिर लास्ट में एक नाइट्रोजन जोड़ दिया मैंने। अब हमने नाइट्रोजन जोड़ा, नाइट्रोजन से फिर एक मैंने तीखा सा Y जोड़ दिया, बस उतना ही था, बन गया हमारा प्रोपेनोलोल, इतना ही याद रखने का है। आगे देखें तो ये हमारी आ गई एक क्या, ये हमारी आ चुकी है मार्केटेड प्रिपरेशन प्रोपेनोलोल टैबलेट 10 mg। साथ ही आ चुकी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK की, यूके की कंपनी, कैप्टोप्रिल, ठीक है। और ये एल्डोमेट, एल्गोरिदम फार्मा की कंपनी नाम है कंपनी का। इसमें है क्या, इसमें है हमारा मिथाइल डोपा, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे एंटी एंजाइनल के बारे में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एंजाइना की। एंजाइना का पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस, जो क्या है, एक क्लिनिकल कंडीशन है। क्या बोला गया, देखिए एक क्लिनिकल कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब इसमें होता क्या है, चेस्ट पेन होती है या डिस्कंफर्ट, मतलब अजीब लगता है, ड्यू टू रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो। केवल याद रखने की क्या बात है कि भाई एंजाइना पेक्टोरिस में हार्ट का जो मसल है उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो कैसे हो जाती है भाई, कोरोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो जो कि हार्ट मसल तक, देखिए कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो क्या करती है, हार्ट के मसल को क्या पहुंचाती है, ब्लड पहुंचाती है, उसके साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है, ये याद रखने की बात है। अब अगर ये कोरोनरी आर्टरी में कभी कोई ब्लॉकेज आ जाए या किसी ड्रग के कारण ये बंद हो जाए और हार्ट मसल तक ब्लड ना पहुंचा पाए या उतनी एफिशिएंसी से ना पहुंचा पाए जितनी हार्ट मसल को जरूरत है, तो क्या होने लगता है, तो चेस्ट पेन और डिस्कंफर्ट होने लगता है, हार्ट मसल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उसको बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। अब देखिए हमारे घर में हमारी मदर्स खाना बनाती हैं, पूरी फैमिली को खिलाती हैं, पर खाने की जरूरत उनको खुद को भी तो है, वो भी तो खाना खाती हैं तभी इतना काम कर पाती हैं। वहीं यहां पर बोला गया है भाई, एंजाइना में क्या होता है कि हार्ट जो सब तक ब्लड पहुंचा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके खुद के मसल तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो गया है या कोरोनरी ब्लड फ्लो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। इट इज यूजुअली अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। किसका कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है भाई, कोरोनरी आर्टरी डिसीज इसका पीछे का कारण हो सकता है, एंड इज ऑफ्टन ट्रिगर्ड बाय फिजिकल एक्सर्शन, इमोशनल स्ट्रेस और एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर। क्या बोला गया है, देखिए
इसने बोला है कि भाई या तो फिजिकल कसरत आप बहुत कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। सही बात है, ये समझ सकते हैं हम कि भाई आप जिम जाते हैं, आप बहुत ज्यादा कसरत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप भाग रहे हैं, तो क्या होता है, सांस फूलता है। अब वो सांस फूलने का क्या कारण है कि भाई ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है बॉडी को, इसीलिए सांस तेज होता है, ठीक है ना, हार्ट रेट तेज हो जाती है। ठीक है, वैसे ही अगर हार्ट ज्यादा काम कर रहा है तो हार्ट के मसल को भी ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस, जो लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं उनका तो हम जानते ही है भाई, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, उससे हार्ट बीट बढ़ती है स्ट्रेस के दौरान। तो फिर एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर, अगर ठंडी जगह पे आप रहते हैं या ठंडी जगह पे आप अचानक जाते हैं, वेदर चेंज होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है भाई, एंजाइना जैसी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जैसे पहाड़ों में हम जाते हैं, वहां पर क्या है, ठंडक होती है, एंजाइना जैसा माहौल हो जाता है कि भाई एंजाइना पेक्टोरिस जैसी उसको क्या कंडीशंस होने लग जाती हैं। साथ ही वहां पर एल्टीट्यूड बहुत हाई है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पर है, प्रेशर भी कम होता है, ऑक्सीजन भी कम होती है, तो ब्लड में क्या होता है, बॉडी में हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ये बोला गया है। कॉमन सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन, प्रेशर, टाइटनेस, मतलब सख्त लगेगा चेस्ट में और चेस्ट भारी लगेगी। पेन में रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, मतलब पेन छाती से चालू होकर लेफ्ट आर्म तक जा सकता है, शोल्डर, नेक, जॉ और पीठ दोनों तक पहुंच सकता है। ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ले होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। स्वेटिंग होगी, नोस या वॉमिट जैसा लगेगा। फैटिग यानी थकावट होगी। समझ गए। टाइप्स ऑफ एंजाइना, सबसे पहले आता है स्टेबल एंजाइना। मोस्ट कॉमन एंजाइना यही होता है, कब होता है, फिजिकल एक्टिविटी या इमोशनल स्ट्रेस के दौरान होता है, जब हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। 2 से 10 मिनट तक का एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब क्या होता है, एंजाइना होता है। ठीक है। क्या क्या यूज करते हैं इसको ठीक करने के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना मेडिकल कंडीशन है, काफी सीरियस इमरजेंसी कंडीशन है ये। चेस्ट पेन होता है रेस्ट में भी, रेस्टिंग स्टेट में या बहुत नॉर्मल अगर कम एक्टिविटी भी करिए तब भी आपकी चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है। बहुत सीवियर होता है, 20 मिनट या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है, मे नॉट बी रिलीव्ड बाय रेस्ट, रेस्ट करने या नाइट्रोग्लिसरीन से भी ठीक नहीं होता। इट इंडिकेट्स हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, ये क्या है भाई, हाई रिस्क शो करता है हार्ट अटैक का। ठीक है। आगे लिखे वेरिएंट एंजाइना, जिसको प्रिंज मेटल्स एंजाइना बोला गया है, caused by spasm of coronary arteries rather than a blockage। अब बात करी थी कि भाई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है इसीलिए हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। ये क्या बोल रहा है कि भाई कोरोनरी आर्टरी कहीं से खिंच जाए। स्पाज्म क्या मतलब क्या होता है, कहीं से खिंच जाए, ठीक है ना, तो उससे क्या हो सकता है, उससे भी हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच सकता। इट यूजुअली अकर्स एट रेस्ट, ऑफ्टन ड्यूरिंग नाइट, रात में। देखिए वेरिएंट एंजाइना कब होता है, रात में या अर्ली मॉर्निंग में होएगा, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएंट एंजाइना। इट रिस्पॉन्ड्स वेल टू नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ड्रग्स के बारे में बताया है कि भाई जो नाइट्रेट्स ड्रग्स हैं उनके वो अच्छा काम करते हैं इसमें, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अच्छा काम करते हैं। अगला है माइक्रोवास्कुलर एंजाइना, कॉज बाय डिसफंक्शन ऑफ स्मॉल कोरोनरी ब्लड वेसल्स। ठीक है, जब कोरोनरी ब्लड वेसल्स अपना काम नहीं कर पाती उसको माइक्रोवास्कुलर एंजाइना कहते हैं। चेस्ट पेन 1 घंटा तक हो सकता है, ठीक है, या उससे ज्यादा हो सकता है, और मोर कॉमन है ये वुमेन के अंदर। ठीक है। कोरोनरी एंजियोग्राफी में अपीयर नॉर्मल, जो हमारा डिटेक्शन टेस्ट है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या होता है भाई, कोरोनरी आर्टरीज की शेप के बारे में बताया गया होता है, वो क्या हो सकती है, नॉर्मल आ सकती है। ठीक है ना। तो ये 4 तरीके के एंजाइने हो गए, एंजाइना हो गए। ठीक है, समरी टेबल देख लीजिए। ये स्टेबल एंजाइना कैसे हो सकता है, नैरो हो सकते हैं कोरोनरी आर्टरीज, उसके कारण एक्सरसाइज और स्ट्रेस के दौरान होता है, नाइट्रोग्लिसरीन ठीक कर देती है। अनस्टेबल एंजाइना है, उसके बाद वेरिएंट जिसको प्रिंस मेटल एंजाइना बोलते हैं, और माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। ड्रग देखिए, एक ही ड्रग दिए रखा है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आईयूपीएसी नाम उसका आपके सामने आ चुका है। ठीक है। फिर है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO में, वास्कुलर स्मूथ मसल के अंदर। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट करता है गुआनालाइट साइक्लेस को। ठीक है। जिससे क्या होता है, CGMP का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। CGMP का लेवल अगर बॉडी में बढ़ता है उससे क्या होता है, वास्कुलर स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होता है। कहां पर फोकस जाता है, मेन वेन्स के अंदर। ठीक है। वेन्स डायलेट होती हैं, जिससे क्या होता है, प्रीलोड कम होता है, वर्कलोड क्या कम होता है, हार्ट का वर्कलोड कम होता है, और ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट भी कम होती है। ठीक है।
It also dilates coronary arteries, improving blood flow to the heart muscle and relieving anginal pain. क्या बोल रहा है? कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है हार्ट मसल के लिए, और क्या करता है? एंजाइना का दर्द भी कम करता है। अब फटाफट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपन फटाफट रिवाइज करें। क्या बोल रहा है भाई? देखिए, ये हमारा जो ड्रग है, ठीक है, ड्रग है हमारा जो ये, अब इस पर समझते हैं। हमारा जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ड्रग आईडी, ठीक है, ये कन्वर्ट किस में होता है? ये होता है गुआनालाइट, गुआनालाइट साइक्लेस में, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होता है आगे? साइक्लिक यानी छोटा सी जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी। सीजीएमपी क्या है? साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसमें कन्वर्ट होता है। ये क्या करता है भाई? ये कन्वर्ट करता है, ये करता है वासोडाइलेशन। किसका? वासोडाइलेशन, वासोडाइलेशन करता है वेन्स का, वेन्स का। किसका? वेन्स, उसका ये वासोडाइलेशन कर देता है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट पहले नाइट्रिक ऑक्साइड NO में कन्वर्ट होगा, NO से गुआनालाइट साइक्लेस में, गुआनालाइट साइक्लेस से CGMP, उससे वासोडाइलेशन हो जाएगा। बस हमको यही तो करवाना, वासोडाइलेशन करवा देंगे तो नैरोइंग वाली दिक्कत तो हमारी कैसी हो गई? ठीक हो गई, ठीक है ना। और हार्ट मसल को क्या होगा? ब्लड पहुंच पाएगा, ठीक है। यही हमने क्या करना था? रिवाइज करना था। देखिए, हमने ये कर लिया, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड में बदला, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट हो गया गुआनालाइट साइक्लेस में, ठीक है। वो कन्वर्ट करेगा, वो क्या करेगा? लेवल इंक्रीज कर देगा CGMP का। इससे CGMP का लेवल बढ़ने से वास्कुलर स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगे वेन्स के अंदर, ठीक है। वेनस डायलेशन होगा, प्री लोड क्या होगा? कम होगा, ठीक है। प्री लोड का क्या मतलब है? देखिए, आपको बोला गया है कोई काम करने को, ठीक है, कि आपको बोला है कुएं में से 100 बाल्टी पानी बाहर निकालिए, ठीक है, वो आपका है प्री लोड, ठीक है। तो जितना, अगर जैसे अब मैंने आपको बोला कि 100 बाल्टी अगर आप पानी निकालिए, तो आप कहेंगे हाँ मुश्किल है। फिर मैं आपको कह दूं भाई अब 500 बाल्टी निकालो, तो आपको क्या हो गया भाई? आपको और ज्यादा स्ट्रेस होगा, और ज्यादा आपको डर लगेगा कि अरे 500 बाल्टी बोल दिया। तो वैसे ही हार्ट को भी डर लगता है, तो इसमें हम क्या करते हैं? हार्ट का प्री लोड घटा देते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने 500 बाल्टी भरने को बोला, पर मैं आपको कहता चलो 100 ही भर दो, तो आपका कहोगे हाँ भाई काम थोड़ा कम बोला है करने को, ठीक है ना। वही हम हार्ट के साथ करते हैं। जब वेनस डायलेशन, वेन्स डायलेट हो जाती हैं, तो हार्ट के लिए प्री लोड कम हो जाता है। प्री लोड कम होने से क्या होगा? हार्ट का स्ट्रेस कम हो गया, ठीक है ना। हार्ट का स्ट्रेस कम हो गया, हार्ट भी कहेगा हाँ सही है, चलो अब मेरे को बहुत ज्यादा काम नहीं करना, थोड़ा काम करना है, ठीक है। उससे क्या करेगा? हार्ट भी क्या होगा? हार्ट भी कम डिमांड करेगा, किसकी? ऑक्सीजन की, ठीक है। सही बात है। 500 बाल्टी भरने को बोला आपको, आपने कहा अरे ये तो बहुत ज्यादा है, फिर मैंने कहा चलो 100 कर दो, तो आपने कहा हाँ चलो इतनी मैं कर दूंगा, ठीक है ना। अब 500 बाल्टी में कहता नहीं नहीं भरो ही भरो 500 बाल्टी, तो आप क्या कहते हैं? चलो भाई 500 बाल्टी तो भर देंगे, लेकिन हमको खाना भी ज्यादा चाहिए और पैसा भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। ये बात होती, लेकिन फिर हमने कहा चलो 100 बाल्टी भर दो, तो फिर क्या होगा? 100 बाल्टी के हिसाब से पैसा भी कम हो जाएगा, खाने की डिमांड भी कम हो जाएगी। बस वैसे ही हार्ट करता है, जब वेन्स डायलेट हो जाती हैं, प्रीलोड कम हो जाता है, हार्ट का वर्कलोड कम हो गया, और हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम हो गई, ठीक है। बस हार्ट के अंदर ब्लड, हार्ट का जो मसल है उसको भी ब्लड अच्छे से पहुंचेगा, क्योंकि हमने क्या करा है? कोरोनरी आर्टरी से उसको क्या कर दिया? डायलेट कर दिया। बस आगे बढ़ते हैं। देखिए, एबॉट कंपनी की आती है सॉर्बिट्रेट 5 mg आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट है इसके अंदर। ये आपके सामने मार्केटेड प्रिपरेशन का एग्जांपल आ चुका है। आज के लिए इतना ही, हमने डिस्कस कर लिया एंजाइना के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।